जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। वैसे तो मैं यह वीडियो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ, यह बताने के लिए कि सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, फिर भी बहुत कुछ होता है। इसी बहाने आदिवासियों के चरित्र और आदिवासियों की सांस्कृतिक मूल्य की सीमाएं देखना चाहता हूँ। राष्ट्र और देश, ये शब्द हमारी ज़ुबान पर आसानी से अक्सर आ जाते हैं और आजकल हिंदू राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र की परिभाषा थोड़ी आक्रामक हो गई है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि राष्ट्र का मतलब क्या है, देश का मतलब क्या है, या फिर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है? मैं इस वीडियो में यह समझना चाहता हूँ कि राष्ट्र का मतलब वास्तव में एक चरित्र है, जबकि देश का मतलब सीमाओं में बंधी एक ज़मीन। आइए शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या है राष्ट्र। राष्ट्र वह एक चरित्र है जो भाषाओं में जिंदा रहती है, संस्कृति में जिंदा रहती है और प्रकृति में जिंदा रहती है। भारत की धरती पर सदियों से एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसकी पहचान न कभी सीमाओं में बंधी, न किसी साम्राज्य की मुहर में। वह था आदिवासी राष्ट्र। देश यानी सीमाओं में बंधा एक राजनीतिक ढांचा है जिसका अपना कानून होता है, सरकार होती है और प्रशासन होता है, जबकि राष्ट्र लोगों का जीवंत चरित्र होता है जो सांस्कृतिक, समुदाय और साझा विरासत से गढ़ा जाता है। जहां देश भूगोल से बनता है, वहीं राष्ट्र चेतना से और चरित्र से। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी राष्ट्र पर्वतों में, नदियों में और जंगलों में सांस लेता है। पारंपरिक रीति रिवाज इसके संविधान हैं, जो मौखिक परंपराओं, कहानियों, गीतों और पूर्वजों की सीख में लिखा हुआ है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो समुदाय की सहमति इसके कानून हैं। यह धरती हो या प्रकृति, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ हिस्सेदार हैं। आदिवासी जीवन में पूर्वजों ने कभी सीमाएं नहीं बनाई। नदियां बहती थी, जंगल फैले हुए थे, पहाड़ ऊंचे थे और हम सब एक साथ रहते थे। आदिवासी राष्ट्र तो आदिवासियों के चरित्र में था, क्योंकि उनमें जंगल के प्रति सम्मान था। जितना लिया उतना वापस भी किया। जीवन सामूहिक था, जो समुदाय पर आधारित था। कोई मेरा नहीं था, सब कुछ हमारा था। पहचान व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं, बल्कि समुदाय के कल्याण से बनती थी। यहाँ पर हमारा या अपना या जिस भी शब्द में सामूहिकता है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें पूरा समुदाय, पूरा जंगल और पूरी प्रकृति शामिल है। आदिवासी परंपरा में प्राकृतिक संतुलन था। वे प्रकृति के साथ सहअस्तित्व को ही जीवन का आधार मानते थे। जंगल, नदी, पहाड़ और हवा सभी परिवार के सदस्य थे, हैं तो अभी भी। प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं, बल्कि सामूहिक संरक्षण की अवधारणा थी। यह राष्ट्र पूंजी जमा नहीं करता, बल्कि जीवन का आदान प्रदान करता है। लेकिन फिर समय आगे बढ़ता गया। लालची लोग आए, जिनके लिए राष्ट्र मतलब सिर्फ ज़मीन थी। उन्होंने सीमाएं खींची, पहले रेखाएं बनाई, फिर नियम बनाए, फिर कानून बनाए और धीरे धीरे हमारा चरित्र को तोड़ा जाने लगा। सवाल उठा कि क्या हमारी भाषा, हमारी संस्कृति नहीं थी, इसीलिए हमारा ज्ञान कम था? या हमारे देवी देवताओं के मंदिर नहीं थे, इसीलिए हम अधूरे थे? हमारी खेती बड़े खेतों में नहीं थी, इसीलिए हम पिछड़े थे? नहीं, हम अलग थे और अलग होने का मतलब कम होना नहीं होता। दिकू लोग बोलते हैं कि आदिवासी अलग अलग हैं। मुंडा, संथाल, गोंड, उरांव, हो, भील, सैकड़ों समुदाय, भाषाएं अलग, रीति रिवाज अलग, फिर एक राष्ट्र कैसे? क्योंकि हमारा चरित्र एक है, हमारा प्रकृति से रिश्ता एक है, हमारी सामूहिकता का भाव एक है। हम व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं, सामुदायिक हक को जानते हैं। जंगल सबका, नदी सबकी, पहाड़ सबका, यह चरित्र ही उनका राष्ट्र है और इस चरित्र का सम्मान ही हमारी राष्ट्रीयता है। आदिवासी राष्ट्र एक भूभाग नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। और जब कोई बाहरी ताकत इस जीवन दर्शन पर हमला करती है, तो यह राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए खड़ा होता है। और यहीं पर हम एक ऐसे अन्वेषक और योद्धा से मिलते हैं जिसने इस राष्ट्र की आत्मा को पहचाना और उसके लिए संघर्ष किया।
उसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, उसकी लड़ाई चरित्र की लड़ाई थी, टेरिटरी की लड़ाई थी, आदिवासियत की लड़ाई थी, जिसमें प्रकृति के सभी जीव सहअस्तित्व में जी सकते हैं। उस समय गैर आदिवासी शासक लोग आए, जमींदार आए, साहूकार आए, अंग्रेज आए। वे लोग हमारे इलाकों में आकर कहने लगे कि यह तुम्हारी ज़मीन हमारी है, तुम्हारे जंगल हमारे हैं, तुम्हारी संस्कृति अपूर्ण है, अधूरी है और तुम्हें हमारे जैसे बनना होगा। और फिर उन्होंने हमारे बच्चों को स्कूलों में बिठाया, उन्हें सिखाया कि तुम्हारी भाषा अशुद्ध है, तुम्हारे देवता अंधविश्वास है और तुम्हारा जीवन पिछड़ा है। धीरे धीरे आदिवासियों के सामूहिक चरित्र को, सामुदायिक चरित्र को तोड़ने का काम शुरू हुआ, जिसको बिरसा मुंडा ने देखा और समझा। बिरसा मुंडा को पता था कि आदिवासियों की ताकत सामूहिक चरित्र में निहित थी, समुदाय के चरित्र में निहित थी, जहाँ ज़मीन किसी की व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि सबकी थी, जहाँ जंगल सिर्फ काटने के लिए नहीं पूजने के लिए भी था, जड़ी बूटी संग्रह करने के लिए भी था, जहाँ मेरा या मैं का अस्तित्व नहीं हमारा का अस्तित्व था। जब बिरसा मुंडा ने देखा कि कैसे सामुदायिक भूमि को जमींदारी और कानून के नाम पर किसी एक के निजी स्वामित्व में बदला जा रहा था, वे लोग आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन से अलग करना चाहते थे, प्राकृतिक जीव जंतुओं से अलग करना चाहते थे, हर व्यक्ति को अलग ज़मीन देना चाहते थे, हर परिवार को अलग घर देना चाहते थे और हर समुदाय को अलग धर्म देना चाहते थे। और यहीं पर बिरसा मुंडा की सोच स्पष्ट थी और उनकी विचारधारा कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी आदिवासी एक हैं, हमारा चरित्र एक है, हमारी पहचान एक है और यही हमारा राष्ट्र है। बिरसा मुंडा की विचारधारा स्पष्ट थी कि अपनी भाषा बोलो, यह तुम्हारी पहचान है, प्रकृति की उपासना करो, यह तुम्हारी आत्मा है, अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाओ क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व इसी में है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग साथ दो, यह तुम्हारा राष्ट्र है। उनके उलगुलान से दीकू लोग, अंग्रेज लोग डर गए। उन्हें लगा कि अगर आदिवासी लोग अपना चरित्र बचा लेंगे तो उनका यानी कि दीकुओं का देश खतरे में आ जाएगा। और यदि आज भी आदिवासी वैचारिक रूप से अपने आदिवासियत को समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आदिवासी समुदाय का चरित्र आज भी जीवित है और उसमें बिरसा मुंडा का उलगुलान भी। बिरसा ने केवल औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, उन्होंने धरती के चरित्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, जल, जंगल और ज़मीन के चरित्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, प्रकृति के इस टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा उस सोच के खिलाफ थे जो सामूहिक चरित्र को व्यक्तिगत चरित्र में तोड़ना चाहती थी। जब जंगल सबका था तो उसे आरक्षित क्यों बनाया जा रहा था? जब फसल सबकी थी तो उस पर कर क्यों देना पड़ रहा था? जब निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे तो बाहरी कानून क्यों थोपे जा रहे थे? उन्होंने आदिवासी राष्ट्र की उस आत्मा की खोज की जिसे भौगोलिक देश की व्यवस्था कुचलना चाहती थी। इसीलिए बिरसा मुंडा सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, वह आदिवासी राष्ट्र के सबसे महान अन्वेषकों में से एक है। इसीलिए बिरसा मुंडा को आदिवासी राष्ट्र का पहला आधुनिक दार्शनिक भी हम कह सकते हैं। आधुनिक युग के इस समय में हमारी स्थिति बमुश्किल वही है जहां 1895 में बिरसा मुंडा खड़े थे। आज फिर दीकू लोग कहते हैं कि विकास के लिए जंगल काटो, आधुनिकता के लिए अपनी भाषा बदलो, प्रगति के लिए मूल्य छोड़ो। तो क्या हम अपना चरित्र बचा पाएंगे? क्या हम सिर्फ सीमाओं में रहने वाले देश बन के रह जाएंगे या फिर अपने चरित्र से जुड़े राष्ट्र बनेंगे? बिरसा मुंडा की विरासत का मूल मंत्र भी यही था कि राष्ट्र जिसकी अपनी संस्कृति है, जहाँ सामूहिकता है और जिसका अपना चरित्र है, जहाँ के हम रहने वाले हैं, तो वहीं देश जिसकी अपनी सीमाएं हैं, उसका अपना भूगोल है और कानून है। हालांकि आज के समय में दोनों की ज़रूरत है, लेकिन सीमाएं यदि बिना चरित्र के हों तो वह सिर्फ एक खाली खोल होगी। आज विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि इस धरती का संरक्षण तभी संभव है जब मानव केंद्र से हटकर प्रकृति केंद्र में हो। आदिवासी राष्ट्र हजारों वर्षों से जीता आया है। राष्ट्र की परिकल्पना में भूमि सामूहिक होती है, जबकि देश की परिकल्पना में वह निजी हो जाती है। राष्ट्र की परिकल्पना में प्रकृति हमारी हिस्सेदार है, जबकि देश के लिए प्रकृति सिर्फ संसाधन है।
राष्ट्र के लिए शासन समुदाय आधारित होता है, जबकि देश के लिए सरकारें बनती है। वैश्विक दृष्टि से अगर इसे देखें तो स्थिरता की बात राष्ट्र की विचारधारा में है और देश के लिए दोहन का सिद्धांत है। वैसे में जब दुनिया जलवायु संकट से लड़ रही है, तब आदिवासी राष्ट्र का दर्शन भविष्य की कुंजी बन सकता है। क्या राष्ट्र की अवधारणा सिर्फ सत्ता के लिए है या यह पहचान और अस्तित्व का अधिकार है? हम कौन हैं? नागरिक हैं या केवल संसाधनों के संरक्षक जिन्हें भूल जाना ही राज्य का लक्ष्य है? यह विचारधारा किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो प्रकृति को वस्तु समझती है। यह विचारधारा आज भी जिंदा है, कहीं गया नहीं, लेकिन खुद आदिवासी ही इसे नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी कोई आदिवासी अपनी भाषा में गाता है, जब भी कोई आदिवासी माँ अपने बच्चे को जंगल का सम्मान सिखाती है, जब भी कोई समुदाय मिलकर अपने त्यौहार मनाता है, तब आप महसूस करेंगे कि इस सब से आप संविधान को नहीं, सीमाओं को भी नहीं, बल्कि अपने समुदाय के चरित्र को आपने जीवित रखा है, ये एहसास करेंगे। और जब तक यह चरित्र जीवित है, तब तक आदिवासी राष्ट्र जीवित है। तो यह हमें एक वैकल्पिक विश्व दृष्टि प्रदान करती है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज़ का बाजारीकरण हो रहा है, जहाँ प्रकृति का दोहन हो रहा है और जहाँ व्यक्तिवाद हमें अकेला बना रहा है। आदिवासी राष्ट्र का सामूहिक पारिस्थितिकी के प्रति समर्पित चरित्र एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। बिरसा मुंडा का संघर्ष सिर्फ आदिवासियों का नहीं, बल्कि उस विचार का संघर्ष था जो मानता है कि विकास का एकमात्र रास्ता प्रकृति और समुदाय को तोड़ना नहीं है। आइए हम देश की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के उस चरित्र को समझने का प्रयास करें। आइए बिरसा मुंडा द्वारा अन्वेषित उस आदिवासी राष्ट्र की आत्मा से सीखें, जहां जीवन साझा है, प्रकृति पूज्य है और पहचान सामूहिक है, और उसी का नाम अबुआ देशुम अबुआ राज है। धन्यवाद। जोहार।